नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम लोग वैदिक सभ्यता शुरू कर रहे हैं और वैदिक सभ्यता में 3 वीडियो आएगा, जिसमें से यह पहला वीडियो है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और इसका परिचय क्या है, वैदिक सभ्यता क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता का पीरियड क्या है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और अभी तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को 3 वीडियो में ख़त्म कर दिए थे और देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन लगभग 1750 बीसी या 1700 बीसी के आसपास पतन हुआ था और वैदिक सभ्यता जो है 1500 बीसी में शुरू होता है। 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। और देखते इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास में लगभग 1700 बीसी से लेके 1500 बीसी के बीच एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। इस गैप के अंदर कोई भी सभ्यता के बारे में पता नहीं चला है। 1500 बीसी से लेके हम लोग 600 बीसी के अंदर हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वैदिक सभ्यता को भी इसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग वैदिक काल का जो है टाइम पीरियड, उसका अवधि है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी और उत्तर वैदिक का अवधि है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का परिचय। तो देखते हैं कि सबसे पहले है वैदिक शब्द जो है वेद से बना है। वैदिक शब्द किससे बना है? कौन से शब्द से? तो वेद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। और वैदिक सभ्यता को जिस प्रकार से हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। और पूर्व वैदिक काल का अवधि क्या है? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के अवधि को पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहा जाता है, जबकि 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक के अवधि को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे। वैदिक सभ्यता का निर्माण वह किस लोगों के द्वारा किया गया है, किन लोगों के द्वारा किया गया है? तो देखते हैं वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य लोग थे। वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य जो है एक संस्कृत शब्द है। आर्य क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यहाँ पे जाति के आधार पे नहीं होता है, श्रेष्ठ यहाँ पे भाषा के आधार पे यहाँ पे श्रेष्ठ माना गया है आर्य को, ठीक है। आगे देखते हैं कि वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि वैदिक ग्रामीण सभ्यता बाद में आया, पहले नगरीय सभ्यता आया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलने के पहले तक वैदिक सभ्यता ही भारत का सर्वप्राचीन सभ्यता था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला तब जाके यह क्लियर हुआ कि वैदिक सभ्यता सर्वप्राचीन सभ्यता नहीं है भारत का, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्राचीन है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि मूल निवास इसका जो आर्य जो है वैदिक सभ्यता का जो है, वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य को माना जाता है। तो आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य कहाँ से आए थे इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। इसमें मतभेद है कि कुछ लोग कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे और कुछ लोग कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। तो इसमें अलग अलग मत दिया गया है। तो देखते हैं, इसमें सबसे सर्वमान्य मत है
मैक्स मूलर का, सर्वमान्य मत है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, और डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है आर्य जो है आल्प्स पर्वत से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? आल्प्स पर्वत से आए थे। आल्प्स पर्वत जो है आपका यूरेशिया के भाग में पाया जाता है, यूरेशिया भाग में आल्प्स पर्वत पाया जाता है, वहीं से आर्य आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए थे। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन सर्वमान्य आपका मध्य एशिया से आए थे आर्य। मैक्स मूलर का कहना है यही सर्वमान्य है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोगों को किन किन स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोगों को पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है। इन दोनों स्रोतों के माध्यम से हम लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है। देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों में कौन सा स्रोत है। एक अभिलेख है बोगाज कोई एक अभिलेख है जो 1400 BC के इस अभिलेख मतलब 1400 BC का यह अभिलेख है। इस अभिलेख में वर्णन किया गया है इंद्र देवता का, वरुण देवता का, मित्र देवता का और नासत्य देवता का। इन सभी देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है हम लोगों को कहाँ से? तो बोगाज कोई अभिलेख से। 1400 BC का यह अभिलेख है। बोगाज कोई अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होता है कि इंद्र देवता के बारे में, वरुण देवता के बारे में, मित्र देवता के बारे में और नासत्य देवता के बारे में। ठीक है। आगे देखते हैं, एक है पूर्व वैदिक काल का जिसको हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल का एक मृदभांड प्राप्त हुआ है जिसका नाम है गौरिक मृदभांड, जिसको ओसीपी भी कहा जाता है। ठीक है। और एक उत्तर वैदिक काल का एक मृदभांड प्राप्त हुआ है जिसका नाम है चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको PGW कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल का एक मृदभांड प्राप्त हुआ है जिसका नाम है चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको PGW कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़े। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा आता है देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, आरण्यक है इत्यादि। मतलब इन सभी माध्यम से हम लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग वेद के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इन सभी से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग वेद को ही डिटेल से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद 4 हैं और कौन कौन है? तो एक पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं ऋग्वेद से। पहला ऋग्वेद है जो सबसे सबसे प्राचीन वेद किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। सर्वप्राचीन वेद ऋग्वेद है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद से हम लोग को ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ऋग्वेद से ही हम लोग को पूर्ववैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, इसीलिए पूर्ववैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से उत्तरवैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद का संकलन करता कौन माना जाता है? तो ऋग्वेद का संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। ऋग्वेद का संकलन करता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और इस वेद में ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब 10 अध्याय है, 10 चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है। 1028 सूक्त है जिसको श्लोक कहते हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं जिसको मंत्र कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि
10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल में से 2 से 9 तक, 2 से 9 तक को पहले इसका रचना किया गया और पहला जो है, पहला और 10वां बाद में किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि पहला एवं 10वां बाद का एवं नया है। पहला एवं 10वां बाद का एवं नया मंडल है। ठीक, और इस 10 मंडल में से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए इन चारों के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। पहला है तीसरा मंडल। तीसरा मंडल में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरा मंडल में मिलता है। और गायत्री मंत्र का रचना करने वाला कौन है? तो गायत्री मंत्र का रचना करने वाला विश्वामित्र है। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां मंडल। 7वां मंडल में क्या दिया गया है? दशराग का युद्ध। दशराग का युद्ध, यह युद्ध किनके बीच हुआ था? तो आर्य एवं अनार्यों के बीच हुआ था। आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुआ था। और किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुष्णी नदी, जिसको वर्तमान में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो परुष्णी नदी के किनारे दशराग युद्ध हुआ था और इसमें सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास का विजयी हुआ था। सुदास विजयी हुआ था। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं 9वां मंडल। 9वां मंडल में जो है सोम देवता का वर्णन मिलता है। सोम देवता का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो 9वां मंडल में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां मंडल। 10वां मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में 10वां मंडल से हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। और वर्ण कितने हैं? तो वर्ण 4 हैं। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों का वर्णन 10वां मंडल में मिलता है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय परम पुरुष के भुजाओं से और वैश्य परम पुरुष के जांघों से, जबकि शूद्र जो है परम पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है हम लोगों को? 10वां मंडल में, ऋग्वेद के 10वां मंडल में। ठीक है। आगे देखते हैं सामवेद। ऋग्वेद हम लोग देख लिए, अब सामवेद देखते हैं कि सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, ऋग्वेद का वैसा मंत्र जो गाया जाने वाला था, जो जिसको गाया जाता था, उस मंत्र को सामवेद में रख दिया गया है। गाए जाने वाले मंत्र को सामवेद में रख दिया गया, इसीलिए सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। संगीत का वेद किसको कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। और 7 स्वरों का वर्णन, 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? तो सामवेद में किया गया है। सामवेद में ही 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान के बारे में वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान के बारे में वर्णन किया गया है और इसमें वर्णन किया गया है कि यज्ञ किस प्रकार से होना चाहिए, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। ठीक है। और यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद को ही गद्य एवं पद्य का वेद कहा जाता है। ठीक है। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है, वशीकरण का वर्णन मिलता है, रोग निवारण का वर्णन मिलता है। इन सभी सामाजिक तत्वों का वर्णन किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। और अथर्ववेद को सामाजिक तत्वों के बारे में उससे जानकारी प्राप्त होता है। धार्मिक आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से जानकारी मिलता है, जबकि अथर्ववेद सामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है। और इसके अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। और सबसे श्रेष्ठ वेद भी अथर्ववेद को ही कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद कह सकते हैं और फिर ब्रह्मवेद अथर्ववेद को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग चारों वेदों के बारे में पढ़े। आगे देखते हैं कि वेद है, एक टेबल तैयार किए हैं। इस टेबल में है
वेद है, वेद का उपवेद क्या है, उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, और वेद को पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, इसके बारे में इस चार्ट में कलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रु, और इस ऋग्वेद के उपवेद को अथर्ववेद कहा जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होत्रु जो है पाठकर्ता है किसका, किस वेद का, तो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का पाठकर्ता क्या कहलाता है, तो होत्रु कहलाता है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयुर्वेद एक उपवेद है किस वेद का, तो ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एक तरफ चारों वेद दे दिया जाएगा, एक तरफ 4 को उपवेद दे दिया जाएगा, इसमें बोला जाएगा कि मिलान करें। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इस टेबल को अच्छे से देखना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, कौशितकी, ऐत्रेय, और ऋग्वेद का आरण्यक क्या है, आरण्यक भी वही है, कौशितकी और ऐत्रेय। उपनिषद और आरण्यक ऋग्वेद का एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्गाता, और इसका उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है, तो गंधर्ववेद। सामवेद का उपनिषद क्या है, जैमिनीय एवं छांदोग्य, और सामवेद का आरण्यक क्या है, जैमिनीय एवं टांडय, ठीक है। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठकर्ता को अध्यवर्यु कहा जाता है, और यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है, और यजुर्वेद के उपनिषद को तैत्तिरीय एवं मैत्रायन कहा जाता है, और यजुर्वेद के आरण्यक जैमिनीय क्या कहते हैं, शतपथ एवं तैत्तिरीय, ठीक है। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है, और इसके उपवेद है शिल्पवेद अथर्ववेद का। उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद क्या है, अथर्ववेद का उपनिषद, और इसका आरण्यक कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का पहला वीडियो आज पढ़े, और नेक्स्ट हम लोग का 2 वीडियो और आएगा वैदिक सभ्यता से संबंधित, और दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका पूर्व वैदिक, जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, पूर्व वैदिक काल के बारे में दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे, और तीसरा वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों से कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।